हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी का केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो आगे बढ़ते हैं। आप जो है ये आपको दोनों पेड कोर्सेज आते हैं मेरे 10,000 MC कोर्स, ऐसे ही हमारा GS कोर्स आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ ऐप से। तो स्टार्ट करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हैवी वाटर इज़ यूज्ड एज ए कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। हैवी वाटर इज़, भारी पानी का उपयोग जो है नाभिकीय अभिक्रिया में शीतल के रूप में किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? कूलेंट का मतलब ये है कि जब आपका न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस चलती हैं, काम होता है, तो वहाँ पे हीट पैदा होती है। उस हीट को ठंडा करने के लिए कूलेंट यूज़ किया जाता है। डिट इज़ कॉल्ड हैवी वाटर, जिसे आप कहते हैं D2O। D2O कहा जाता है, या फिर आप इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और ये क्या है? ड्यूटेरियम क्या है? हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। और ये बनेगा जी आपका, डेट मीन्स द वाटर कंटेनिंग द हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड डेट इज D2O। क्लियर? D2O इज द हैवी वाटर। याद रखिए, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। इनमें से कौन सा जो है आपका रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? यूरेनियम तो है जी, थोरियम भी है, रेडियम भी है, कैडमियम नहीं है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। बोरोन और कैडमियम रॉड्स जो यूज़ करी जाती हैं, बोरोन और कैडमियम रॉड्स जो है आपके न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एज ए कंट्रोल रॉड यूज़ करी जाती हैं, ताकि जो आपके जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो उसको कंट्रोल किया जा सके प्रॉपर तरीके से। रेडियम जो को डिस्कवर किसने किया था? मैरी क्यूरी ने किया था, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। थोरियम हमारे इंडिया के अंदर, केरल के अंदर मिलता है मोनाजाइट सैंड के ऊपर, नेचुरली मिलता है हमें मोनाजाइट सैंड के ऊपर। यूरेनियम को हम एज ए न्यूक्लियर मटेरियल यूज़ करते हैं, आबिका जो नाभिकीय रिएक्टर के अंदर मटेरियल यूज़ किया जाता है, डेट इज़ यूरेनियम। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। The phenomenon of radioactivity was discovered in 1898 AD by। रेडियो सक्रिय की खोज 1898 ईस्वी में किसके द्वारा करी गई थी इनमें से? तो वो करी गई थी आपकी हेनरी बेक्यूरेल। हेनरी बेक्यूरेल के साथ मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी भी थे, लेकिन मेन पर्सन जो है आपके हेनरी बेक्यूरेल का नाम आता है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। और रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस से अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती हैं, उसको आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं, और उस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। गामा रेज हमेशा एंड में निकलती हैं, ये आपको याद रखना है। जे थॉमसन जो है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? हेनरी बेक्यूरेल इज द करेक्ट वन। रेडियो एक्टिव सैंपल्स आर स्टोर्ड इन द लेड बॉक्सेस। लेड इज यूज्ड बिकॉज इट। रेडियोधर्मी नमूनों को लेड के बक्से में, लेड मतलब यहाँ पे सीसा वर्ड भी आ सकता है, लेड वर्ड भी आ सकता है, सीसा के बक्से में डाला जाता है। और जो लेड है आपका, लेड मतलब सीसा, लेड मतलब सीसा, ठीक है। लेड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या है? देखिए, लेड का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि जब लेड क्या करता है, जितना भी आपका न्यूक्लियर मटेरियल होता है वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह निकलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, वैसे न्यूट्रॉन निकलते हैं बट रेडिएशंस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उस रेडिएशंस को क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी एनर्जी को स्कैटर कर देता है, एनर्जी को इधर उधर बिखेर देता है। और इसीलिए ये क्या है आपका? गुड एब्जॉर्बर है, डेट इज़ अच्छा अवशोषक होता है। कौन? रेडियो एक्टिविटी लेड बॉक्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेड का सिंबल होता है Pb। जब भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनका एंड प्रोडक्ट हमेशा क्या निकलेगा? लेड निकलता है, Pb निकलता है। और लेड का जो ओर है वो क्या है? गैलीना। गैलीना इज द ओर ऑफ यस्सक, जिसे आप कहते हैं, गैलीना इज द ओर ऑफ लेड। आंसर इज सी ऑप्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं? एंडो मतलब इनसाइड, अंदर, थर्मिक मतलब हीट, यानी कि जहाँ पे अंदर को हीट जाएगी। कहने का मतलब ये है, द रिएक्शन इन विच हीट इज़ एब्जॉर्ब। जहाँ पे गर्मी अवशोषित की जाती है उसे आप एंडोथर्मिक कहते हैं, जहाँ पे छोड़ी जाती है, रिलीज करी जाती है, उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब हीट छोड़ना। क्लियर? ये ध्यान रखना। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ पे देखो जी, एंडोथर्मिक वर्सेस एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में जो है हीट अंदर जा रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, और एक्सोथर्मिक में बाहर जा रही है। क्लियर? याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी रिएक्शंस हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियर फोर्सेस आर। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं? न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती हैं ये इंटरडिपेंडेंट होती हैं, सॉरी इंडिपेंडेंट होती हैं, आज़ाद होती हैं। ये वेदर द न्यूक्लियॉन्स आर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन, ये मतलब ये डिपेंड नहीं करती न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर, ये इंडिपेंडेंट होती हैं और इसीलिए इसको चार्ज इंडिपेंडेंस कह देते हैं। और ये फोर्सेस डिपेंड करती हैं कि जो आपका न्यूक्लियस का जो स्पिन है वो पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, इसीलिए इसको नॉन सेंट्रल
फोर्सेस भी कहा जाता है। और न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती हैं 10 मिलियन स्ट्रॉन्गर होती हैं केमिकल बाइंडिंग से, ठीक है, जो आपके मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखती है। तो इसीलिए ये क्या है, आपकी चार्ज इंडिपेंडेंट है। आंसर इसमें आवेश से प्रभाव रहित हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, चार्ज इंडिपेंडेंट है। आंसर इस ए ऑप्शन। इनमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताइए। मैंने अभी आपको बताया था एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट बाहर निकलेगी, तो इसका मतलब दे रिलीजेज द हीट। क्लियर। एब्जॉर्ब वाली बात आ गई तो एंडोथर्मिक आ जाएगा, एंडोथर्मिक आ जाएगा। क्लियर, जहाँ पे अंदर हीट जाती है। आंसर इज ए। द लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज, लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज, तो इसमें जो आपको याद करना है, ये याद ही रख लेना, ट्रीटियम। ट्रीटियम जो होता है, ट्रीटियम जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है 3H1, ये आपका सबसे लाइटेस्ट जो है आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। क्योंकि देखिए सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट तो आपका हाइड्रोजन है, ये तो आप सबको पता है, लेकिन हाइड्रोजन में भी सबसे लाइटेस्ट जो उसका आइसोटोप है दैट इज ट्रीटियम 3H1, क्योंकि इसके पास जो है दो स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, दो स्टेबल न्यूक्लियाई। क्लियर, याद रखिए। और ये हाइड्रोजन जो है लाइटेस्ट तो होता ही होता है, लेकिन हाइड्रोजन में भी आपका ट्रीटियम इज द लाइटेस्ट। अगर आपसे पूछा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में बताइए तो दैट इज टेक्नीटियम। टेक्नीटियम जो है आपका केमिकल एलिमेंट है, जो इसका सिंबल है Tc, एटॉमिक नंबर है 43। ये लाइटेस्ट एलिमेंट है आपका, लाइटेस्ट एलिमेंट, जिसके सारे जो हैं आइसोटोप जो हैं रेडियो एक्टिव हैं, जिसके सारे आइसोटोप क्या हैं, रेडियो एक्टिव हैं। ये आपका टेक्नीटियम जो है लाइटेस्ट है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ट्रीटियम इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट वन। इनमें से एज ए कूलेंट जो शीतलक के रूप में किसे यूज़ किया जाता है, ठंडक के रूप में, यूरेनियम, वाटर, ग्रेफाइट, बोरोन। देखिए इसमें देखिए आंसर तो हम सीधा क्या करेंगे, वाटर यूज़ करेंगे, लेकिन एक्चुअली हैवी वाटर यूज़ किया जाता है। मैंने जैसे आपको बताया था हैवी वाटर इज़ आपका D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसके अलावा आप जो है ठंडी हवा भी यूज़ कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ कर लेते हैं, हीलियम भी यूज़ करते हैं, और आपका लिक्विड सोडियम भी यूज़ कर लेते हैं, सोडियम पोटाशियम अलॉय भी यूज़ कर लेते हैं। तो दीज आर वेरी वेरी डिफरेंट जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं एज ए एटॉमिक रिएक्टर में कूलेंट की तरह यूज़ की जाती हैं। यूरेनियम की बात करते हैं तो यूरेनियम आपका जो है न्यूक्लियर मटीरियल है, यानी कि न्यूक्लियर मटीरियल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट को एज ए जो है हम मॉडरेटर मंदक के रूप में काम करते हैं, मंदक न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल कर देता है। बोरोन और कैडमियम रॉड्स होती हैं, ये रॉड्स की यूज़ की जाती है, बेरियम एंड कैडमियम रॉड यूज़ करी जाती हैं आपके न्यूक्लियर रिएक्टर में। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, वाटर इज़ द करेक्ट वन। एन एलिमेंट डजंट अकर इन द नेचर, जो है प्रकृति में तो होता नहीं है, बट कैन बी प्रोड्यूस आर्टिफिशियली, मतलब कृत्रिम तरीके से उसको बनाया जा सकता है। देखिए जी थोरियम की बात करें, मैंने अभी आपको बताया था मोनाजाइट सैंड केरला के ऊपर जो है इजीली मिल जाता है केरल के अंदर। क्लियर। रेडियम को जो है बनाया गया था, रेडियम को ये बनाया गया, और ये जो है नेचर में भी है रेडियम, तो डैट इज़ आपका जो बनाया था, इसको बनाया था डैट मीन्स मैरी क्यूरी ने डिस्कवर किया था, ठीक है, मैरी क्यूरी ने। प्लूटोनियम जो है बनाया जाता है, प्लूटोनियम जो है ये फाउंड नहीं होता नेचर के अंदर, और बहुत सारे जो जैसे यूरेनियम ओर्स होती हैं, यूरेनियम ओर्स, वहाँ से जो है आपका ये मटेरियल निकाला जाता है, प्लूटोनियम वगैरह निकाला जाता है। यूरेनियम की बात करें तो ये न्यूक्लियर मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सी ऑप्शन, प्लूटोनियम। थोरियम की बात करते हैं तो थोरियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 90 है, रेडियम का 88 है, प्लूटोनियम का आपका 94 है, और यूरेनियम का 92 है। ध्यान रखिए आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, प्लूटोनियम। इनमें से कंट्रोल रोड की तरह एटॉमिक रिएक्टर में कौन काम आता है। एटॉमिक, मैंने आपको बताया कि कंट्रोल रोड क्या करती हैं, फिशन रेट को जो है आपका नाभिक विखंडन को कम कर देती है, कंट्रोल करके रखती हैं यूरेनियम और प्लूटोनियम के। तो इसमें जो आपके कंट्रोल रोड यूज़ होती हैं डैट इज़ बोरोन एंड कैडमियम रॉड यूज़ की जाती हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, कैडमियम भी रॉड यूज़ करी जाती है। इसके अलावा भी आप अगर देखा जाए तो सिल्वर, इंडियम, लोग जो अलग अलग यूज़ करते हैं, लेकिन पेपर में आपको जो है बोरोन और कैडमियम के ऊपर ही पेपर में पूछा जाएगा। ग्रेफाइट को मंदक के रूप में करते हैं, मॉडरेटर, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि आपका यूरेनियम जो है मटेरियल ही है, न्यूक्लियर मटेरियल है, जहाँ से आपका विखंडन होता है। सोडियम, लिक्विड सोडियम जो है आपका कूलेंट की तरह यूज़ करते हैं, लिक्विड सोडियम पानी वाला, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बनेगा, बोरोन इज़ द करेक्ट वन। इनमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, रेडियो सक्रिय तत्व इनमें से कौन सा है। देखिए कोबाल्ट की बात करते हैं तो कोबाल्ट आपका जो है कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, कोबाल्ट 60,
कोबाल्ट 60 यूज़ किया जाता है। यूरेनियम इज़ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसमें अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती हैं। आर्गन्स की बात करते हैं तो ये आपके बल्ब के अंदर देखने को आपको मिलता है, ठीक है। क्रोमियम यस, बस इतना याद करो। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। यही आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। 92 एटॉमिक नंबर है, 238 मास नंबर है, सॉरी एटॉमिक नंबर 92, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फॉर विच पर्पज इज रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग टेक्निक इज यूज। रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग जो है किसके लिए यूज़ की जाती होती है, किसी भी प्लांट की एज फाइंड आउट करने के, डेड प्लांट और एनिमल की, टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ द एज, टू एस्टिमेट द एज ऑफ द फॉसिल। क्लियर, आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। एज ऑफ फॉसिल, जीवाश्मों की आयु का अनुमान लगाने के लिए। इसके अलावा एक यूरेनियम डेटिंग भी होता है। यूरेनियम डेटिंग किस में यूज़ किया जाता है, हम रॉक्स वगैरह की एज फाइंड आउट करने में यूज़ करते हैं, रॉक्स की एज फाइंड आउट करने में। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन। तो यहाँ पे देखिए जी, साइंस ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग क्या है, इस तरीके से जो है आपके न्यूट्रॉन वगैरह, कार्बन वगैरह ऐसे आते हैं। तो इससे हम जो है आपके प्लांट की एज फाइंड आउट की जाती है। इसमें कार्बन 14 से कार्बन 12 की रेशियो को फाइंड आउट किया जाता है, उससे हम पता कर लेते हैं। बाकी सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जो इसमें लिखा हुआ है बस आपको पता होना चाहिए। कार्बन 14 और कार्बन 12 की रेशियो को कैलकुलेट करके हम फाइंड आउट करते हैं एज को। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट, रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं वो क्या एमिट करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा रेज को एमिट करते हैं। अल्फा बीटा पहले निकलती हैं और गामा रेज जो हैं आपकी एंड में निकलती हैं, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रा वायलेट रेज की बात करें, पानी को शुद्ध करने में ये काम आती हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन की बात करें, जो आपका रिमोट कंट्रोल होता है, रिमोट कंट्रोल, ठीक है, उसके आगे एक लाइट चल रही होती है, वो इंफ्रारेड रेज होती हैं। रेडियो वेव्स जो है आपकी, जैसे रडार होता है, रेडियो एंगल डिटेक्शन एंड रेंज, रडार के अंदर रेडियो वेव्स यूज़ की जाती हैं। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका, डी ऑप्शन बनेगा, अल्फा बीटा गामा रेज। तभी तो आप उसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी किसने ढूंढा था, हेनरी बैक्यूरेल ने, और इनके साथ है मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी। क्लियर, ध्यान रखिए, मेन पर्सन जो थे हेनरी बैक्यूरेल थे। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। प्रॉपर एज फॉर रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग एज, जो रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग के लिए उचित किरणें कौन सी हैं, तो वो होती हैं आपकी कॉस्मिक रेज। क्या होती हैं, ब्रह्मांड किरणें। जैसे अगर मैं बात करता हूँ स्टार वगैरह से जो भी किरणें निकलती हैं वो भी क्या निकलती हैं, आपकी कॉस्मिक रेज निकलती हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। यूवी रेज की अगर हम बात करते हैं, जितने भी स्पेशल लैंप्स होते हैं, ठीक है, स्पेशल लैंप होते हैं आपके, बहुत ज़्यादा वेरी हॉट बॉडीज़, तो वहाँ से आपकी जो है यूवी रेज निकलती हैं। क्लियर। और यूवी रेज जो है इंपॉर्टेंट आपका सोर्स है अल्ट्रावायलेट रेज। और अगेन पानी के अंदर, वाटर के अंदर जो है प्यूरीफायर में यूज़ किया जाता है, पानी को शुद्ध करने में, उसमें जर्म्स को ख़त्म करने में, ठीक है। इंफ्रारेड रेज, IR रेज, IR मतलब इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज जो हैं आपकी हीट वेव्स होती हैं, मैंने आपको बताया था जो आपका रिमोट कंट्रोल में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। और जैसे कि आपने आपकी बॉडी हीट होती है ना, जैसे आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, बॉडी हीट के लिए आपके ऊपर इंस्ट्रूमेंट वगैरह कोई यूज़ करता है वो, तो उसमें भी आपकी इंफ्रारेड रेज देखने को मिलती हैं। एक्सरे की बात करते हैं तो एक्सरे को डिस्कवर किया था रॉयंटजन ने। रॉयंटजन ने आपके जो भी इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं उसको चेक करने के लिए ये आपके इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्डमेंट करते हैं आपकी बॉडी के ऊपर और इमेज को फाइंड आउट किया जाता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा, कॉस्मिक रेज इज द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग कोज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ केरल। केरल के अंदर ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो आपका पोल्यूशन करता है अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ केरल। तो मैंने आपको बताया था मोनाजाइट सैंड के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट मिलता है आपका, थोरियम मिलता है, तो यही तो आपका करेगा, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा, थोरियम इज द करेक्ट आंसर। रेडियम मैरी क्यूरी ने इनको ढूंढा था। प्लूटोनियम जो है एक पेस मेकर होता है हमारे हार्ट के अंदर पेस को बनाने के लिए, तो आर्टिफिशियली तरीके से हम यूज़ करते हैं पेस मेकर प्लूटोनियम। प्लूटोनियम 239 जो है आपका यूज़ किया गया था नागासाकी के ऊपर जब बम फेंका था। हिरोशिमा नहीं बोल रहा मैं, नागासाकी जब 9 अगस्त को बम फेंका था तो उसमें एज ए मटेरियल आपका प्लूटोनियम यूज़ किया गया था। जब लोहे के ऊपर जंग लगती है तो उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन, गलवनीकरण, ठीक है। ये प्रोसेस क्या होता है कि ये लोहे को गलने नहीं देता, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है। आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका, सी ऑप्शन बनेगा, थोरियम इज द करेक्ट वन। इसमें से इस सिस्टम का नाम बताइए जहाँ पे आपकी रेडियो एक्टिविटी यूज़ होती है और प्री हिस्टोरिक पीरियड की हम एज फाइंड आउट कर लेते हैं, वो क्या है। तो डैट इज़ कॉल्ड कार्बन डेटिंग। मैंने आपको बताया था रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग कहते हैं। यूरेनियम डेटिंग जो है रॉक्स वगैरह की एज फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिए। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग इज द करेक्ट वन।
तो यहाँ पे देखिए जी, ये आपका जो है बोन एक्सकेवेटेड, बोन्स क्लीन, देन उसके बाद इस तरीके से प्रॉपर एनालाइज किया जाता है डेटा को। बस इतना याद नहीं करना आपको, इतना प्रोसेस में नहीं जाना, बस आपको ये याद रखना है कार्बन 14 टू कार्बन 12 की रेशो को फाइंड आउट किया जाता है यहाँ पे। इनमें से कौन सा जो मटेरियल है रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करता? यूरेनियम करता है जी, थोरियम भी करता है, एल्यूमिनियम नहीं करता, पोलोनियम भी करता है, क्योंकि तीनों जो हैं ये वाले, ये आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, अल्फा बीटा गामा रेज निकालते हैं। एल्यूमिनियम कुछ भी नहीं निकालता ऐसा, एल्यूमिनियम इज 13 एटॉमिक नंबर। एल्यूमिनियम जो होता है इसका जो ओर है वो कौन सी है? बॉक्साइट एंड कोरंडम। अयस्क जो हैं इनके दो हैं। और एल्यूमिनियम जो है धरती के अंदर सबसे ज़्यादा मिलने वाली मेटल, सबसे ज़्यादा मिलने वाली धातु जो है वो एल्यूमिनियम होती है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। क्यूरी पॉइंट का टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? क्यूरी टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि ऐसा टेम्परेचर जब फेरोमैग्नेटिक, जो पूरा का पूरा मैग्नेट होते हैं, चुंबकीय होते हैं, वो आपका पैरा में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद पैरा वाला जो है आपका लूज करने लग जाता है प्रॉपर्टीज़, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म करने लग जाता है। जहाँ से आपका चुंबकीय तत्व जो है खत्म होने लग जाए, उस टेम्परेचर को आप क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। डैट मीन्स द मेटल लूजेज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, धातु चुंबकीय गुण खो देता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्यूरी टेम्परेचर कहा जाता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। अनस्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस इज ड्यू टू, नाभिक की अस्थिरता निम्न के कारण होती है। अनस्टेबिलिटी हमेशा न्यूट्रॉन प्रोटॉन के कारण देखने को मिलती है, लेकिन अनस्टेबिलिटी जो है आपका अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो रेशो है वो हाई हो तब हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन की रेशो जो है लो हो, दोनों को सिंबल आ सकते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन की रेशो अगर हाई है तो आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन की रेशो हाई है तो आपका अनस्टेबिलिटी है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की रेशो आपकी हाई है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की रेशो जो है हाई प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो है, ठीक है, तब भी होता है। एक सेकेंड, प्रोटॉन टू, हाँ, लो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो तो आपका अनस्टेबल, न्यूट्रॉन प्रोटॉन हाई हो तो भी आपका जो है डेट मीन्स आपका डेट इज अनस्टेबल होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, अगर लो प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो हो, एक पॉइंट हो गया, ठीक है, या फिर हाई जो है, या फिर हाई आपकी जो डेट मीन्स न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो हो, ठीक है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका बी ऑप्शन बनेगा। हाई न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इज कॉल्ड आपका जो है आपका डेट मीन्स अनस्टेबिलिटी कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रेशो आप निकाल सकते हैं, जैसे कोई भी मटेरियल लिखा हो, कार्बन 11, 6 आपको पता है प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन ऐसे, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये रेडियो एक्टिविटी होगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो है जो डेट मीन्स 5/6 बन जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन कितने हैं आपके? 5 हैं और 6 इतने हो गए, तो लेस देन 1 आ गया, ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिविटी हो गया। ये 1 आ गया, स्टेबल है, ये भी ये हो जाएगा आपका डेट इज 6/7। देखिए, अनस्टेबल न्यूक्लियर एग्जिस्टिंग डिपेंड ऑन द बैलेंस ऑफ द नंबर बिटवीन द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। जहाँ पे बैलेंस नंबर आपका जो है वेरी करता है, वैसे आपका जो है आपका रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कहलाया जाता है, ठीक है, जस्ट आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। इंस्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी आपकी फाइंड आउट करी जाती है, मैं आगे भी आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें ज़्यादा समझ आएगा आपको। इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज द रेडियोएक्टिव आइसोटोप यूज्ड इज, देखिए स्किन डिजीज में, कैंसर ट्रीटमेंट में मैं कह सकता हूँ, कैंसर ट्रीटमेंट में इनमें से कोबाल्ट यूज़ किया जाता है। आंसर इसमें कोबाल्ट 60 यूज़ करते हैं हम, क्लियर। लेड की बात करते हैं, सीसा की बात करते हैं, तो सीसा तो नहीं यूज़ किया जाता। लेड जो है आपका इसका ओर है डेट इज़ गैलिना, और लेड जो है आपका जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और नहीं नॉट एंड प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। वैसे तो स्किन डिजीज़ में मेनली जो यूज़ करते हैं वो आर्सेनिक यूज़ करते हैं, आर्सेनिक 76 यूज़ किया जाता है स्किन के लिए, बट यहाँ पे कोबाल्ट इज़ द मेन, जहाँ पे आप कर सकते हैं कंसीडर। फॉस्फोरस कहाँ पे यूज़ होता है? फॉस्फोरस यूज़ होता है जब आपके आरबीसीज बढ़ जाएं, आरबीसीज अगर आपकी बॉडी में बढ़ जाएं तो उस टाइम पे जो है आपका फॉस्फोरस का इस्तेमाल कर लिया जाता है। आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन 2 तरीके का है, आयोडीन 125 जो आपका कैंसर और कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, प्रोस्टेट और ब्रेन कैंसर के में अंदर यूज़ किया जाता है, और आपका किडनी फिल्ट्रेशन वगैरह भी चेक करी जाती है। एक होता है आयोडीन 131, आयोडीन 131 जो है आपका ट्रीट किया जाता है क्या? डेट इज़ थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर जो है ट्रीट करने के लिए जो है आपका आयोडीन 131 यूज़ किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? कोबाल्ट इज़ द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है, अस्थिर है? देखिए जी, अस्थिरता कैसी निकाली जाती है? अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो निकालते हैं, ठीक है, ये ऐसे एक्चुअली B10 5 BE बेरिलियम 10 and 4
नाइट्रोजन 14:7, ऑक्सीजन 16:8, ऐसे दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब निकालो। प्रोटॉन तो आपको पता है नीचे वाले होते हैं, प्रोटॉन तो नीचे वाले होते हैं। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे आपका प्रोटॉन कितना आ गया? 5, न्यूट्रॉन कितना आ गया? 5। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो नंबर बन गया 1 बन गया, तो ये स्टेबल है। दूसरा आ जाओ यहाँ पे, तो ये इसको डिवाइड करेंगे 6, जो न्यूट्रॉन है वो 6 आ जाएगा, प्रोटॉन कितना है आपका? 4 आ जाएगा। तो इसमें डिवाइड करो, इसमें डिवाइड करते हैं आपका दैट मीन्स 6/4 न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो, तो ये आपकी 1.5 के आसपास बनेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। मैंने आपको बताया था ना, हाई न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो दैट इज अनस्टेबिलिटी। तो यहाँ पे आपका प्रोटॉन कितना हो गया? 7, न्यूट्रॉन कितना हो गया? 7, तो ये कितना बन गया? 7/7, 1 स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे डिवाइड करो, यहाँ पे 16/8। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना है? 8 है। न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? न्यूट्रॉन भी 8 आ जाएंगे, और डिवाइड करेंगे 8/8 = 1। तो इसमें अनस्टेबिलिटी कैसे आएगी? आपकी इसकी आएगी, क्योंकि जहाँ पे न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो हाई, वहीं पे आपका दैट इज अनस्टेबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, और बाकी आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलती है, कुछ भी अपडेट्स होते हैं, प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।